हेलो गाइस, दिस इज भुवनेश चंद्र राठौर। आज हम फ्रांस का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिवॉल्यूशन का, लगभग हम उसके एंड पर आने वाले हैं, आ चुके हैं। और हिस्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट या यूँ कह लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि अकेले यूरोप ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये कंसेप्ट विचारधारा फैली। एक आइडिया होता है, विचार पूरे विश्व में फैले इस क्रांति की वजह से। नाम भी देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहाँ से हमने शुरू किया था? टीते, टेले, लुई 16, जिलेटिन, बैस्टल, ये सब चीज़ें अपने याद करते चलिए। समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्यों क्रांति हुई। ब्रेड, मीट, मैंने कई आपको वीडियो में हेल्प करने के लिए आपको एरो भी दिए हैं कि मजदूरी गिर गई, महंगाई बढ़ गई, ब्रेड मिलनी मुश्किल हो गई, मीट मिलना मुश्किल हो गया, 3 तरह के टैक्स लग गए। 3 हमारे पास क्या थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट। टैक्स कौन भरता था? थर्ड एस्टेट टैक्स भरते थे। ये दोनों टैक्स नहीं भरते थे, फर्स्ट और सेकंड। तो छोटी छोटी बातों से ये विचार हमें अपने घर बना लेना चाहिए हमारे दिमाग में, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप यूँ पन्ने गिन गिन के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बातें आप अपने काम की, अब वो चाहे हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछें, ABCD भरवाने वाले, या सब्जेक्टिव लिखित पेपर होता है, तो हम दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है हमारी। और मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बुक अपने पास रख के वीडियो देखें, बुक प्लस वीडियो, आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो भी मैं आपके लिए अंडरलाइन करता हूँ इन ऑल सब्जेक्ट्स, ये बड़ा बेनिफिशियल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रक्स है ना, कि पूरे चैप्टर का निचोड़ हम एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए, ये कुछ आपके लिए हिंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चित्र 16 है, हमारा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बॉयली रचित चित्र है। क्या कह रहे हैं इसमें? हमें उस समय का क्या होगा कि एग्ज़ाम जब हम दे रहे होते हैं तो डायग्राम भी हमारी मदद करता है। याद रखिए हमेशा SST में, चाहे वो ज्योग्राफी है तो मैप का सहारा लीजिए, डायग्राम का लीजिए, हिस्ट्री है तो ये आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये कुछ ऐसी बात चली तो थी। इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है, उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होगी? सैलून में कुछ चर्चा वगैरह मैंने आपको याद दिलाई है। डिबेट, कुछ ऐसा वाद विवाद, जिक्र, ऐसा चलता है ना, डिबेट हो रही है। अपन लोग भी तो करते रहते हैं, यानी ये सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने ये नहीं किया, इनको ये करना था, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या, विचार फैल रहे हैं, हम और एजुकेटेड हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। अखबार पढ़ने के बाद बात चली, मैगजीन पढ़ने के बाद या न्यूज़ देखने के बाद बातें चली। तो सैलन में क्या हो रहा है, इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में, क्या है कोई फर्क नहीं है, सैलून, या हिंदी में कह लो सैलन, एनीवे चर्चा हो रही है, विचारों का आदान प्रदान, आइडिया बदल रहा है, लोगों में डिस्कशन की आदत आ गई। शिक्षित हो या अशिक्षित अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझते तो हैं। ठीक है, चैप्टर का सारांश पर आ गए हम बातें करते करते।
1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। जहां से चले थे लगभग लगभग वापस, कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है, ऐसा बोला गया है। वही कहानी वापस शुरू हो गई। खुद को फ्रांस का क्या घोषित कर लिया? सम्राट। कि मैं कौन हूं? कि मैं सब सम्राट हूं। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। मतलब अब एक्सप्लोर करो, आसपास के क्षेत्रों को दबाओ, अपनी फौज भेजो और उन पर काबिज हो, उनको ऊपर कब्जा करो। ठीक है, ये करना शुरू हो गया। क्या यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी, दबाऊंगा उनको। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। वंडरफुल। देख रहे हैं आप? इसको पॉइंट को थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। पुराने राजवंशों को हटाकर क्या किया नेपोलियन ने? उसने नए साम्राज्य बना दिए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी कि अब तुम राज करो, मस्त रहो, है ना, एंजॉय। तो देखिए इतिहास है ये। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था कि ये जो कुछ मैं विजय पाने के लिए युद्ध कर रहा हूं, फौजें भेज रहा हूं इधर से उधर, वो क्या मॉडर्नाइजेशन है और यूरोप के लिए बहुत जरूरी है ना। जोड़ूंगा मैं तो, प्लस 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 करूंगा मैं। दूसरे जो है आसपास के देशों को जीतूंगा, राज्य करूंगा, उनकी फौज को अपनी फौज में मिलाऊंगा और आगे बढ़ूंगा और जीतूंगा। उनके दिमाग में ये था। किसके दिमाग में? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या किया? पहला काम, खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। पड़ोस के यूरोप जो भी पास पास लग रहे हैं उन पे कब्जा करो। जो छोटे मोटे पुराने राजवंश हैं कमजोर पड़ के हटाओ और नए साम्राज्य बनाओ और उनकी जो है बागडोर यानी उनका राजकाज अपने खानदान के लोगों को दे दो कि तुम यहाँ के किंग हो, तुम यहाँ के नाइट हो, तुम यहाँ के ढीमका हो। तो ये काम अपने परिवार में दे दिया। और क्या किया कि ये जो यूरोप का मॉडर्नाइजेशन हो रहा, आधुनिकीकरण, इसका जिम्मेवार तो मैं हूँ, इसका सूत्रधार कर्णधार मैं हूँ। एल्सपार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। मतलब ये इसकी एक्सप्लोरेशन की नीति है ना, कि जाओ एक्सप्लोर करो कि हम किसको अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं, कहाँ हम कब्जा जमा सकते हैं, ताकि हमारे खानदान के लोगों को ही राजा बनने का मौका मिलेगा। दूसरों के क्षेत्र दबाएंगे, है ना, दूसरे क्षेत्रों पे अपन काबिज हो जाएंगे। ठीक है। तो माइंस का बड़ा यहाँ पे चक्कर रहता था। क्या क्या मिल जाएगा आपको? अगर हम दूसरे देश में जाएंगे तो वहां की क्या मिलेगी हमें? फौजें मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, कोयला मिल जाएगा, लौह अयस्क या लोहे की खानें मिल जाएंगी। ठीक है। प्लस खेतीबाड़ी तो होगी, जो कुछ भी मिलेगी वो मिलेगी। इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अपन पता करते हैं, कब्जा करो, क्षेत्र को दबाओ और अपने खानदान के किसी लड़के को वहां का राजकाज सौंप दो। ये नेपोलियन बोनापार्ट की नीति रही। आगे क्या हुआ? उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। उधर ये किया, इधर ये शुरू किया। पहला पॉइंट हमारे एग्जाम के हिसाब से पूछा भी जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या? डेसिमल, जैसे मीटर वाला हिसाब होता है, आप समझ ही गए दशमलव की, कि भाई मेरे कितने पैसे हुए कि 521 रुपये 75 पैसे, तो 5 to 1 521.75 लिख दो तो वो डेसिमल हो गया। दशमलव प्रणाली पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली, पूरे इसके क्षेत्र में नापना तोलना कि 1 लीटर कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन क्या लगता था? मुक्तिदाता लगता था कि यार नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया,
और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। उससे जो लोग ये अपेक्षा रखते थे कि ये क्या दिला देगा, स्वतंत्रता। और जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। पहले जहां भी फ्रांस की सेना जाती थी वेलकम होता था, अब क्या समझने लग गए, हमलावर है भाई, ये तो दबा रहा है। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। मतलब क्या हुआ, जो दूसरे हिस्से थे यूरोप के, मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। देखो बात सही भी है कि इसके विचार कैसे थे, क्रांतिकारी मुक्तिदाता वाले। तो किसी भी आप पॉलिसी को लागू करेंगे तो उस समय लेता है। कोई भी नई पॉलिसी लागू होते होते एकदम से ऐसा नहीं है कि मैंने ये रखा और ये बिंदु बन गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए सरकारी तंत्र अपने हिसाब से चलते हैं, काम धीरे होता है और उसका फल, उसका रिजल्ट आने में कुछ साल लग सकते हैं। आज के आज, अभी के अभी ऐसा नहीं हो सकता कि स्विच दबाया और लाइट जल गई, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है, मानव का इन्वॉल्वमेंट है। हर व्यक्ति की अपनी सूझबूझ है, समझ है, बुद्धिमत्ता है, करते करते आदमी करता है। और फिर परिवर्तन अपने आप में भी एक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, हर एक आदमी इसको लाइक नहीं करता कि ये क्यों बदलाव है। अब ये बदलाव भी लोगों की समझ में धीरे धीरे आया, तो ये बदलाव भी आने में समय तो लेगा ना, कोई भी चेंज इतना सरल नहीं होता है। इसलिए इनके जाने के बाद कुछ समय बाद उनका प्रतिफल, उनके रिजल्ट्स नेपोलियन की पॉलिसीज के आने लग गए। आगे क्या हुआ, स्वतंत्रता और जन्मवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। देखिए ये जो बात है, अधिकारों के विचार फ्रांस की क्रांति ने हमें भी दिया है, मतलब भारत देश को भी विचार दिए हैं। ऐसा नहीं है, जब हम कॉलोनी थे अंग्रेजों की तब भी हमें विचार मिले। यकीन मानिए हम शायद उस समय सोए हुए थे या जो भी थे, लेकिन बाद के सालों में इनका प्रभाव हमारे यहाँ भी परिलक्षित हुआ है, दिखाई दिया है कि जब वहां हो सकती है क्रांति तो यहाँ भी हो सकती है। तो पूरे संसार को इस विचारधारा ने अपने असर में लिया है, ये हमको समझना है। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, क्योंकि फैलने तो हैं, आइडियोलॉजी तो फैलेगी, विचारों को आप रोक नहीं सकते, फैलेगा। और इसके कारण वह सामंती व्यवस्था का नाश हो गया, विचार फैलते गए, शिक्षित अशिक्षित वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अशिक्षित व्यक्ति भी अपने अधिकारों को तो समझते हैं। अगर केवल मात्र पढ़ाई लिखाई सब चीज होती है तो ये क्रांति कभी ना होती, समझ रहे? तो क्या हुआ, ये भी एक क्रांति है, छोटा हो गया, वापस से अपन ने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। सामंती व्यवस्था का नाश हो गया विचारधाराओं से कि हम इसको क्यों टैक्स दें, हम इसके खेत पर फ्री में काम करने क्यों जाएं, हम इसके गुलाम क्यों हैं, इसमें ऐसी कौन सी दैवीय पावर है। जब लोग अपने आप से सवाल करते हैं तो विचारों की क्रांति उमड़ घुमड़ सिर में होगी। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। अब हर व्यक्ति आंदोलन में समझने लग गया कि मैं तुम्हारा गुलाम हुआ तो हुआ कैसे, हाउ, और मैं तुम्हारे खेत पे क्यों काम करने जाऊं, क्यों तुम्हारे महल की साफ सफाई करूं। हम बिल्कुल सामान्य सी बात कर रहे हैं, मेरा कोई खेत नहीं है, मेरा कोई मतलब मेरे परिवार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी राजा है या जो भी गद्दी पे बैठा हुआ है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, उसमें ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है जो कि मुझे चर्चे ने बताई। तो जब ये विचारधारा फैलेगी तो लोग आपस में बात करेंगे। सैलून में हमने देखा ना, क्या बात चलेगी, यही बात चलेगी।
तो ये दास्ता से मुक्ति के विचार फैल गए कि वाई आई एम हिज स्लेव, मैं और मेरे बच्चे भी इसके गुलाम बनते रहेंगे कि आखिर कब तक, और क्यों, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। तो जब ये विचार फैल गए तो ये तो होना ही है कि दास्ता से मुक्ति के विचार फैलेंगे, और क्या होगा, नई परिभाषा मिल गई लोगों को। हमारे यहाँ की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। राजा राममोहन रॉय, इन्होंने एक काम और किया है, याद दिला दूं आपको, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह के पक्षधर। तो ये भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हुए कि जब वहां हो सकता है। देखिए, ये क्रांति हाथ पैरों की, खून खराबा, तलवार घुड़सवार इनकी मत मानिए, बारूद की मत मानिए, लाठी भाटे की जंग मत मानिए। मुझे लगता है फ्रांस की क्रांति कैसी वाली है, वैचारिक, पूरे विश्व में फैल गई। गोला बारूद तो आज भी है, उस समय भी था, पर ये विचार फैल गए पूरे में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये फैले तो राजा राममोहन रॉय को भी फायदा हुआ, हमारे देश को भी फायदा हुआ, पूरे भूमंडल को ही कह लीजिए फायदा हुआ। आगे देखते हैं। राजा राममोहन रॉय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नया एक विजन दे दिया, नई धार दे दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वे और किसी चीज के बारे में बात नहीं करते थे। इतने इन्फ्लुएंस में आ गए कि फ्रांस में ऐसा हो गया 1830। हालांकि दुर्घटना के कारण वे दोनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वे जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्ध पोत दिखाए जाए। पैर में उनकी चोट वोट थी कुछ, फिर भी केप टाउन अफ्रीका में आता है, तो उनकी जिद थी कि मैं ये पानी के जहाज पर जाकर डेक पर ये देखूंगा युद्ध पोत। तो बंगाल में भी रेनेसां यानी पुनर्निर्माण विचारों से हुआ। तो हम सारांश में ये कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने आइडियाज दिए, यानी कि विचारधारा बदली। शिक्षित हो गए हम। मैं ABCDAI वाली पढ़ाई की नहीं कह रहा, जनमानस जो है हमारा आंदोलन जो था, शिक्षित हो गए, एजुकेटेड। जो हमारा जनमानस है वो शिक्षित हो गया। मतदान की वैल्यू हम समझ गए, वोटिंग। हमने देखा ना, महिलाओं को 150 साल बाद इन्होंने वो दिए वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार चाहिए जिस व्यक्ति के पास में संपत्ति नहीं है, 3 दिन की अपनी वेतन जमा कराए तो उसको वोट डालने का। तो ये कौन से विचार है, इसलिए मैंने लिखा शिक्षित होने लग गए, आइडियाज आए, विचार बने, शिक्षित हो गए हम लोग। ये देखिए राममोहन रॉय का विचारधारा कि तबीयत खराब है, पैर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड जा रहे थे, तब उनकी जिद थी कि मैं ये देखूंगा जहाज, क्या क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले जहाज दिखाए जाए, युद्ध पोत मैं देखना चाहता हूं। तो ये बात की इंटेंसिटी, गहराई को आप समझें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इस नजरिए से देखें तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से, दोबारा बोलूंगा, समझ में आएगा। याद करने की चेष्टा मत कीजिए, हिस्ट्री है ये, आप इसको समझ जाइए। जो मेन पॉइंट है मैंने अंडरलाइन किए हैं। वीडियो देखते समय हमेशा अपने पास अपनी बुक रखिए। दूसरी चीज, जितने भी फोटोग्राफ है उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। जितने भी डायग्राम्स आते हैं या इस तरह के आपके बॉक्स हैं, बहुत अच्छे NCERT ने दिए, इनको जरूर रीड कीजिए। मैं भी यहाँ कोशिश करता हूँ बात करने की, आप भी करें। फोटोग्राफ हमें अवॉइड नहीं करने, बॉक्स अवॉइड नहीं करना,
इसका प्रतिफल क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियाज, विचार फैल गए, हम शिक्षित हो गए। ठीक है, तो ये हम इसको कंक्लूड करते हैं। इन द एंड बुक के साथ वीडियो देखिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं।